हाय हेलो एवरीवन। सो रिटेल सेक्टर के दो स्टॉक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, वी मार्ट रिटेल एंड क्रीडो ब्रांड मार्केटिंग, जिसको आप मुफ्ती के नाम से भी जानते हो। सो ये इन दोनों कंपनीज के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं, तो देखेंगे रिजल्ट कैसा रहा इनका एंड यहाँ से कैसा आउटलुक लगता है इन दोनों कंपनीज का। सो वी मार्ट रिटेल की अगर हम बात करें पहले, तो ये कंपनी बेसिकली वैल्यू रिटेल सेगमेंट के अंदर है। सो वैल्यू रिटेल से डायरेक्टली मतलब होता है कि इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो मासेस हैं, मासेस को ये कंपनी टारगेट करती है। एपरल इनका सबसे मेन कैटेगरी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने नॉन एपरल और एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर भी एंटर किया है। बट स्टिल इनका 80% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इनके एपरल वाले कैटेगरी से ही आता है। वी मार्ट का अगर आप 2013 से 2017-18 तक का अगर आप बिजनेस देखोगे, तो काफी अच्छा कर रहा था ये बिजनेस। ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% ऑन एन एवरेज रहती थी इनकी हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। प्रॉफिट के नंबर्स काफी अच्छे थे, मार्जिन काफी अच्छे थे एंड ओवरऑल एक्सपेंशन भी कंपनी का काफी अच्छा चल रहा था। बट कोविड एक तो बहुत बड़ा हिट रहा है इस कंपनी के लिए। देन कोविड के साथ में, कोविड के ड्यूरेशन में इस कंपनी ने दो बड़ी एक्विजिशन भी करी थी। एक तो इन्होंने अनलिमिटेड, जो साउथ इंडियन बेस्ड फैशन रिटेलर है, उसको इन्होंने एक्वायर करा एंड एक लाइम रोड करके एक ई कॉमर्स प्लेयर है, उसका एक्विजिशन किया। तो ये दो एक्विजिशन इन्होंने कोविड के ड्यूरेशन में किए। अब वी मार्ट को अगर आप देखोगे, तो क्योंकि ये मासेस को टारगेट करते हैं, तो डेफिनेटली इनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं इनके, वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा है, बिकॉज वहीं पे इनके टारगेटेड कस्टमर्स हैं। कोविड के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कि कोविड के ड्यूरेशन में एंड कोविड के बाद जो हमारी रूरल इकोनॉमी है एंड जो सेमी अर्बन इकोनॉमी है, उनके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, काफी सीवियरली उनको इंपैक्ट पड़ा उनकी इनकम लेवल्स के ऊपर। एंड वहां पे डिमांड जो है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो स्ट्रगल करती रही, मतलब डिमांड का रिवाइवल नहीं हुआ। अगर आप मेट्रो सिटीज की बात करोगे या फिर जो मिड टू प्रीमियम या लग्जरी काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स हैं, उन्होंने तो काफी अच्छा किया कोविड के बाद। लेकिन जो ये ऐसे जो बिजनेस मॉडल है जो मासिस को टारगेट करते हैं, उनका उनका जो मॉडल है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है। एग्जांपल के लिए आप रिलैक्सो को देख सकते हो, उसका उसका भी बहुत लंबा स्ट्रगल चला, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ ही नहीं आ रही थी। देन एफएमसीजी स्पेस में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, नेस्ले हो, मैरिको हो, डाबर हो, ब्रिटानिया हो, इवन हर एक कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लो सिंगल डिजिट में वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था कंपनी का पिछले कई सालों से। प्लस अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर भी जो टू व्हीलर कंपनीज हैं, जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या आपका बजाज ऑटो है, ये दोनों कंपनीज भी लगातार स्ट्रगल कर रही थी, बिकॉज ये रूरल कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। तो जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा स्लो डाउन था एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना वी मार्ट रिटेल के लिए, बिकॉज एक तो इन्होंने रैपिडली काफी ज्यादा स्टोर्स ओपन कर दिए, नंबर ऑफ स्टोर एकदम से काफी ज्यादा बढ़ा दिया, बिकॉज पास्ट में इनको अच्छी खासी सक्सेस मिली थी। देन उसके साथ इन्होंने दो बड़े एक्विजिशन भी कर लिए। अब उन दो बड़े एक्विजिशन से हुआ क्या कि कंपनी के ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया। प्लस वो जो स्टोर का खर्चा है वो भी आपको कंटिन्यू करना है, वो भी आपको पूरा पे करना पड़ेगा। एंड उसके साथ में डिमांड बहुत ज्यादा स्लो हो गई, डिमांड एकदम से काफी वीक हो गई। सो इन तीन चार चीजों ने इसके बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। एंड 2018 में जो कि इस कंपनी का अब तक का सबसे बेस्ट फाइनेंशियल ईयर रहा है, 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था अपना 2018 के अंदर। वहां से अगर आप इस कंपनी का लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर देखोगे, तो कंपनी बिल्कुल लॉस में आ गई है। 23 में, FY23 में लगभग 9 करोड़ के आसपास का लॉस था, जो कि इस FY24 के फाइनेंशियल ईयर में 97 करोड़ के आसपास का नेट लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ये 3-4 साल बहुत खराब गया इस कंपनी के लिए। लास्ट क्वार्टर में हमने इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया था एंड वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, कुछ पैरामीटर्स पे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। एंड मैनेजमेंट ने भी अपने कॉन कॉल के अंदर इस चीज को बोला था कि आगे के आउटलुक को लेकर के हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बिकॉज जो रूरल रिकवरी है वो अब थोड़ा थोड़ा प्ले आउट होती हुई दिख रही है। एंड अगेन अगर आप इसको कनेक्ट करोगे एफएमसीजी सेक्टर से या ऑटो कंपनी से, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि डिमांड का एक रिवाइवल हो रहा है। जो एफएमसीजी कंपनीज हैं वो भी अब बोलना स्टार्ट हो गई है कि वॉल्यूम ग्रोथ धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है हमारा। प्लस ऑटो कंपनीज के नंबर्स भी आप देख सकते हो पिछले 6 महीने 1 साल में काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई है। तो अगर इन सारी चीजों को हम कनेक्ट करें, तो एक ट्रेंड हमें थोड़ा सा दिखता है इस कंपनी के इस बिजनेस के अंदर कि धीरे धीरे एटलीस्ट डिमांड का रिवाइवल हो रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी आगे किस तरीके के स्टेप्स लेती है इस इंप्रूवमेंट को और ज्यादा अच्छे अच्छे तरीके से ग्रैब करने के लिए। सो वीमार्ट का लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर तो ठीक ठाक था, प्लस इनका फुटफॉल का नंबर भी अच्छा आया था। फुटफॉल का नंबर का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट जो कस्टमर्स हैं वो आपके स्टोर्स पे विजिट करना स्टार्ट हुए, उन्होंने इंक्वायरी करना स्टार्ट किया है।
जिससे एक चांस बनता है कि आपका सेल्स का नंबर बढ़ेगा, आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ग्रीन शूट्स हमें लास्ट क्वार्टर में हमने ऑब्जर्व किया था। अब इस क्वार्टर में देखते हैं हम कि बिकॉज मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट भी काफी अच्छा था आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के, तो इस क्वार्टर में अब हमको देखना है कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस आया है Q1 FY25 के अंदर। तो ये अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 16% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस, मतलब सेल्स का नंबर ग्रो हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेंड हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रहा है, इनफैक्ट और इंप्रूव हुआ है इस कंपनी के लिए Q1 ऑफ FY25 के अंदर। सो इनका रेवेन्यू 16% से ग्रो हुआ है। अब इस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? वी मार्ट के खुद के स्टोर्स का। अगर आप वी मार्ट के जो खुद के स्टोर्स है इनका ग्रोथ देखोगे तो ये 20% रहा है। बाकी जो इनका अनलिमिटेड जो साउथ इंडियन में इन्होंने एक्विजिशन किया था उसमें 5% के आसपास की ग्रोथ आई है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में 83% जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी वी मार्ट के खुद के स्टोर्स का है। तो इन स्टोर्स में ग्रोथ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि 20% की ग्रोथ आई है। देन ये जो लाइम रोड वाला जो आप बिजनेस देख रहे हो, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने एक्विजिशन किया है जिसका, तो वी मार्ट की मैनेजमेंट का बोलना है कि ये जो एक्विजिशन हमने किया है ये बेसिकली हमने जस्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस में ऐड किया है। मतलब इनका कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि इस बिजनेस को इनको मिंत्रा टाइप या फ्लिपकार्ट जैसा कुछ ऐसा बिजनेस बनाना है कि ई कॉमर्स पे पूरा पूरा ग्रोथ वाइज पूरा इनको आगे फोकस कर रही है कंपनी। ये बेसिकली सिनर्जी डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज वी मार्ट क्या है, एक वैल्यू रिटेलर है। एंड कोविड के टाइम पे इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि अगर कोविड जैसा कोई ऐसा सिनेरियो आएगा तो कल के वो चल के हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा सीवियर हिट हो सकता है। तो अगर हम एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर लें, अपना ऑनलाइन चैनल सेल्स अगर हम बना लें, तो उससे हमारा एक अच्छा सिनर्जी डेवलप हो जाएगा। एंड कल को चल के अगर जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन भी अगर बाय करना चाहते हैं तो वी मार्ट के प्रोडक्ट्स उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सो मैनेजमेंट ने उस टाइम पे इस चीज को ज्यादा प्रेफर किया कि ऑलरेडी एक बना बनाया अगर प्लेटफॉर्म हो तो उसको एक्वायर कर ले हम, रेदर देन कि हम खुद का एक बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। सो इस पर्पस के साथ इन्होंने लाइम रोड का जो ये बिजनेस है उसको इन्होंने एक्वायर किया। इसके पीछे ये बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि इस इंडिविजुअली इस बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो करना है। इनका टारगेट ये है कि एक बेसिकली सिनर्जी डेवलप करना है इनको वी मार्ट एंड इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच में। देन रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो जैसे हमने बात करी 80% रेवेन्यू इस कंपनी का एपरल कैटेगरी से आता है और एफएमसीजी से 10% के आसपास है, नॉन एपरल 9% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। इबिड्डा में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 89% की ग्रोथ है। एंड उसका डायरेक्ट इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट पे दिखेगा आपको इस कंपनी के। इस कंपनी का लास्ट ईयर जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें 21 करोड़ का लॉस था। तो उस 22 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट में वी मार्ट को 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। मतलब क्या हुआ कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो ये एक सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक कंपनी जो थी वो लॉस में ही थी। सेल्स में इंप्रूवमेंट जरूर आया था लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी। इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट अचीव किया है, लॉस से प्रॉफिट के अंदर आई है कंपनी, प्लस सेल्स की ग्रोथ अच्छी है। आपका जो एपरल कैटेगरी है वो भी अच्छा कर रहा है, इबिट्टा में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो लास्ट क्वार्टर में जो एक इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड शुरू हुआ था इस कंपनी के लिए वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। देन इसके अलावा फुटफॉल का नंबर अगर आप देखोगे तो ये 36% से ग्रो हुआ है, लास्ट क्वार्टर में 25% से ग्रो हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन वही कि कस्टमर्स इनके स्टोर्स पे विजिट करना स्टार्ट कर दिए। तो बिकॉज जब तक फुटफॉल आपके स्टोर में नहीं बढ़ेगा तब तक बहुत लो चांस है कि आपका सेल्स ग्रो करे, बिकॉज आप वैल्यू रिटेलर हो। आप कोई मतलब कोई प्रीमियम या लग्जरी आइटम तो सेल करने रही हो लाइक इथॉस या फिर कुछ ऐसा प्रीमियम वाला मॉडल तो है नहीं आपका। तो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा आपके स्टोर्स के अंदर तब तक आपका सेल्स ग्रो नहीं होगा। तो ये जो वॉल्यूम आ रहा है इनके स्टोर्स के अंदर ये एक काफी पॉजिटिव साइन है। एंड ये इंप्रूव हुआ है, 25% से 36% पे आया है Q1 के अंदर। देन एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो वो कम हुआ है। अब ये क्यों कम हुआ है, बिकॉज जब ये कोविड वाला जो ड्यूरेशन चल रहा था उसके बाद हमने देखा कि इन्फ्लेशन 1 डेढ़ 2 साल तक काफी ज्यादा रहा इंडिया में। एंड क्योंकि इनके कस्टमर्स मासेस हैं, मतलब लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स या लो मिड इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स से बिलोंग करते हैं, तो उनपे इन्फ्लेशन का ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। और वहां पे क्योंकि इन्फ्लेशन था तो कंपनी को भी प्राइस रेज करना पड़ा। बट अब क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया और डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है तो कंपनी ने क्या किया है कि प्राइस करेक्ट किए, अपने अपने प्राइस करेक्शन किया है। और जिसकी वजह से इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो धीरे धीरे अब कम आ रहा है। एवरेज सेलिंग प्राइस कंपनी का लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 6% के आसपास कम हुआ है। अगर हम अनलिमिटेड वाले बिजनेस की बात करें ओवरऑल भी 2-3% से कम हुआ है।
तो ये भी ट्रेंड अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस लो किया है कंपनी ने, उससे इनका फुटफॉल वगैरह का नंबर बढ़ रहा है। अब ये जो नंबर अगर आप देखते हो कन्वर्जन रेट, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नंबर है, बिकॉज 54% था ये लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, इस साल 47% के आसपास आया है। तो कन्वर्जन रेट का मतलब तो वैसे ये हुआ कि अगर मेरे स्टोर में 100 लोगों ने विजिट किया है, 100 लोगों ने विजिट किया है, तो उसमें से 54 लोगों ने कुछ ना कुछ बाय किया है। ये नंबर लास्ट ईयर 54 था, इस साल 47 है, लेकिन सेल्स ग्रोथ हुआ है और फुटफॉल का नंबर भी बढ़ा है। तो इसमें डिफरेंस क्यों दिख रहा है हमको? बेसिकली मैनेजमेंट का ये कहना है कि पहले का जो टाइम था कोविड तक का, या पिछले कुछ टाइम तक का अगर आप टाइम देखोगे, तो उसमें क्या होता था कि जो एक फैमिली के कुछ ही पर्सन, मतलब ग्रुप में ज्यादा विजिट नहीं होता था इनके स्टोर्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैमिली से कोई पर्सन आ रहे हैं तो दो या एक पर्सन आता था और वो कुछ ना कुछ बाय करके चले जाता था। मतलब अगर दो लोगों ने विजिट किया तो दो में से कोई एक पर्सन भी अगर कोई आइटम बाय कर रहा है तो आपका कन्वर्जन रेट ऑलमोस्ट 50% हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है, कंपनी का कहना है कि अब हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फुटफॉल तो ज्यादा आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 4 लोग या 5 लोग विजिट कर रहे हैं स्टोर के अंदर, लेकिन आइटम जो हमारी सेल हो रही है वो सिर्फ एक ही जा रही है। तो इसका इसका इनडायरेक्टली ट्रेंड क्या हुआ कि फुटफॉल बढ़ा है, लेकिन जो पर आइटम जो सेल होता है वो कम हुआ है। तो उसकी वजह से इनका कन्वर्जन रेट 47% के आसपास आया है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट फुटफॉल आपका ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें एक चांस बनता है कि आगे चल के ये ट्रेंड इंप्रूव रह सकता है और एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी कंटिन्यू रख सकती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। देन एक पॉइंट हमको और देखना पड़ेगा वी मार्ट के साथ में। वी मार्ट में मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया कि इन्होंने काफी रैपिडली स्टोर एक्सपैंड किए पिछले कुछ सालों में, प्लस जो अनलिमिटेड और वो जो दूसरी कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उसका जो एक्विजिशन था वो इस कंपनी को बहुत बड़ा हिट कर रहा था, बिकॉज इनके बहुत सारे स्टोर्स हो गए थे जिनसे बिल्कुल परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही थी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस मैनेजमेंट ने क्या किया कि इन एफिशिएंसी को बिल्कुल ही हटाने का डिसाइड किया इन्होंने। सो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमारे सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहेगा कि जितने भी स्टोर्स जिनमें बिल्कुल बिजनेस आ ही नहीं रहा है, बिजनेस मोमेंटम बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड पड़ा हुआ है, एंड सारे एफर्ट्स हमने उसमें कर लिए, सारे मार्केटिंग कर लिए, बट फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, उन स्टोर्स को हम क्लोज करेंगे। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर वी मार्ट ने टोटल 25 स्टोर्स अपने बंद किए हैं। आज के टाइम पे इनके टोटल स्टोर्स अगर आप देखोगे तो 450 के आसपास है, 448 है। इस क्वार्टर में भी 7 स्टोर्स इन्होंने नए ओपन किए हैं, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 25 स्टोर्स ओपन क्लोज शट डाउन किए अपने। एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि ये वाला जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 7 नए स्टोर्स तो ओपन किए हैं, लेकिन 3 पुराने स्टोर्स बंद कर दिए। तो नेट नेट अगर आप देखो तो सिर्फ 4 स्टोर्स ही इनके ऐड हुए हैं टोटल स्टोर्स के अंदर। तो कंपनी इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, बिकॉज इनकी मैनेजमेंट का बोलना है कि क्योंकि हमने रैपिडली एक्सपैंड किया, तो हमसे गलती ये हो गई कि हमने हर एक स्टोर को अच्छे से असेस नहीं किया, मतलब लोकेशन को अच्छे से असेस नहीं किया। बिकॉज रिटेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज का होता है? वर्ड ऑफ माउथ का। वर्ड ऑफ माउथ अगर आपका खराब प्ले आउट हो गया आपके अगेंस्ट में, तो आपकी बहुत खराब मार्केटिंग हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे जूडियो को लो, तो जूडियो क्यों इतना जल्दी पॉपुलर हो रहा है? बिकॉज एक तो ऑब्वियसली उसका जो मॉडल है कि वो सबसे फास्ट फैशन को चेंज करता है, नया फैशन लेकर के आता है, और उसके साथ में उसका स्टोर एक्सपेंशन और रेट रेट वगैरह भी बहुत कम होते हैं, वैल्यू बाय होता है। तो ये सारा तो मॉडल है उसका, लेकिन उसके साथ में वर्ड ऑफ माउथ उसका बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। अब वर्ड ऑफ माउथ जब जब आपका जल्दी स्प्रेड होता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाता है। इसके अंदर आप डी मार्ट को भी ऐड कर सकते हो। जैसे डी मार्ट जो है वो ग्रोसरीज के अंदर सबसे सस्ता ग्रोसरी का आइटम सेल करता है, एंड एक स्केल पे वो कंपनी अब स्टोर एक्सपैंड करती जा रही है, लगभग 15-20% से उसका स्टोर एक्सपैंड हो रहा है। तो डेफिनेटली जो आपके नेबर्स में होते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वहां पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी स्प्रेड होता है कि ये कंपनी है, ये रिटेल स्टोर है, ये हमारे पास में है, एंड एक एक बहुत अच्छा आपको वैल्यू बाय मिलता है वहां पे। इस तरीके की मार्केटिंग एक रिटेलर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली इनिशियल डेज के अंदर। सो वी मार्ट ने जो ये रैपिडली स्टोर एक्सपेंशन किया, वहां पे ये चीज इनके अगेंस्ट में चलेगी, बिकॉज एक स्टोर अच्छे से बिजनेस फुटफॉल ही नहीं ला पा रहा था, लोगों की विजिट ही नहीं हो रही थी। देन उसके ऊपर से कोविड आ गया, तो वहां पे नेगेटिव मार्केटिंग हो गई। मतलब जैसा होता है आपके आपके पास में कोई नया स्टोर खुला है एंड वहां पे लोग विजिट ही नहीं कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है कि इस स्टोर में जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं।
तो ज्यादातर क्राउड जो है वो स्टोर पे जाना बंद कर देता है, बिकॉज लोगों को देखकर ही और नए कस्टमर ऐड होते हैं आपके स्टोर्स के अंदर। सो वो चीज इस कंपनी के कुछ स्टोर्स के अगेंस्ट में चलेगी, एंड इसीलिए अब कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि जिन पे हमने सारे एफर्ट डाल दिए, नया मार्केटिंग डाल दिया, डिस्काउंट वगैरह भी दे दिया, बट फिर भी अगर वहां पे बिजनेस नहीं आ रहा है, तो बेटर है कि उस स्टोर को क्लोज कर दिया जाए। अननेसेसरी हमारा रेंटिंग कॉस्ट, पावर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट लग रहा है। और ये डिसीजन आप देखो कि कितना ज्यादा अच्छा भी है इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनका लॉस में बिजनेस है। तो अगर आप उन स्टोर्स को क्लोज कर दोगे जिनसे आपका सेल्स हार्डली कुछ आ रहा है, लेकिन कॉस्ट आपका बहुत कुछ जा रहा था, तो डेफिनेटली वो जो सारा बेनिफिट है वो आपको बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो कंपनी सही डिसीजन ले रही है, एंड इस ट्रेंड को मैनेजमेंट बोल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी हम कंटिन्यू रखेंगे। सो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखो तो नंबर्स ठीक ठाक है कंपनी के। टीयर 3 टीयर 4 सिटी जो मेन मार्केट है वी मार्ट का, वहां पे इंप्रूवमेंट आने को आता हुआ दिख रहा है हमको। ग्रोथ वगैरह के नंबर्स भी अच्छे हैं, एंड आगे का मतलब जो मैनेजमेंट का जो आउटलुक है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो काफी पॉजिटिव है। सो अब यहां से हमको यही ट्रैक करना है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बिकॉज अभी तो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में ये बिजनेस आ रहा है, एंड ये 16 17 18% की ग्रोथ अगर कंटिन्यू रहती है, एंड कंपनी को धीरे धीरे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, बिकॉज इनका बोलना है कि जब हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% का नंबर क्रॉस करता है, तब हमको बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। इस क्वार्टर में इस कंपनी का 11% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहा, जबकि वी नो कि फर्स्ट क्वार्टर जो था वो काफी चैलेंजिंग था, बिजनेस एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था कंपनीज के लिए, आपका इलेक्शन का टाइम था, हीट वेव था। तो उसके बाद भी अगर आप 16% का रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हो और 11% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, तो ये काफी अच्छी चीज है इस कंपनी के लिए। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है एंड आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट का गाइडेंस भी अच्छा रहता है, आगे का आउटलुक भी अच्छा रहता है, और ये ग्रोथ 18-20% पे कंटिन्यू रहता है, तो एक अच्छा बेट बन सकता है ये रिटेल सेक्टर के अंदर। बिकॉज लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ रही है, मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, एंड आपका ग्रोथ का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो भी इंप्रूव हो रहा है। सो ट्रैक करने लायक बिजनेस है ये, इसको ट्रैक करते रहेंगे कि आगे आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसे नंबर रहते हैं इस कंपनी के। नाउ इसी स्पेस के अंदर जो दूसरा बिजनेस है, क्रीडो क्रीडो ब्रांड करके जो ये कंपनी है, लास्ट ईयर इसकी लिस्टिंग हुई थी, सो इस पे अब डिस्कशन करेंगे इस कंपनी का कैसा मॉडल है। तो क्रीडो ब्रांड का जो इनका स्टोर का जो नाम होता है वो मुफ्ती करके इनके स्टोर्स होते हैं, बहुत पॉपुलर है। आपने अपने एरियाज में, लोकल एरियाज में भी देखा होगा इनके स्टोर्स को। सो इनका बेसिकली जो काम है वो फैशन रिटेलर का है, एंड मॉडल आप बोल सकते हो बिल्कुल अपोजिट है वी मार्ट के कंपैरिजन में, बिकॉज वी मार्ट एक वैल्यू रिटेलर है, एंड क्रीडो ब्रांड जो है वो मिड टू प्रीमियम और प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करता है। तो मॉडल इनका डिफरेंट है। इनका जो प्रोडक्ट बास्केट है वो मेनली मेंस को टारगेट करते हैं, मेंस के रिलेटेड जितने भी आपका इनर वेयर होता है, आउटर वेयर होता है, आपका फुटवेयर होता है, शर्ट्स, टी शर्ट, जीन्स वगैरह, ये सारी चीजें कंपनी रिटेलिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सोर्सिंग तक ये सब कंपनी का थर्ड पार्टी पे रहता है, आउटसोर्स करती है कंपनी इसको, बट डिजाइनिंग वगैरह की टीम इनकी खुद की है। एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, या फिर जो चीज हमें डिफरेंट करती है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में, वो ये है कि हम काफी जल्दी इस चीज को असेस कर लेते हैं कि मार्केट में 6 महीने बाद या 3 महीने बाद किस तरीके का फैशन ट्रेंड रहने वाला है, एंड हम उन कुछ प्लेयर्स में से हैं कि वो फैशन ट्रेंड हम हमारे स्टोर्स के ऊपर पहले ही अवेलेबल कराना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट जो यूथ है, जो जो यंगस्टर है, जो उनका टारगेट कस्टमर है, वो जल्दी से अट्रैक्ट हो इनके 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 स्टोर्स की तरफ। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। 1999 से कंपनी स्टार्ट हुई थी, एंड पिछला अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बिजनेस का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट मार्जिन पे भी अगर आप इनके मार्जिन कंपेयर करोगे पीयर्स के साथ में, तो काफी अच्छे मार्जिन है। 30% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके के मॉडल में इस मार्जिन को सस्टेन कर पाना। बट मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है, ये आउटलुक है कि हमारा ये मार्जिन कंटिन्यू रह सकता है आने वाले सालों में भी, बिकॉज इनका 2018 2019 और कोविड के ड्यूरेशन में मैनेजमेंट का बोलना है हमने स्ट्रक्चरली कुछ ऐसे चेंजेस करे अपने बिजनेस के अंदर, डिजाइनिंग टीम के अंदर, आउटसोर्सिंग के अंदर, जिसकी वजह से हमको ये एक एडवांटेज मिलता है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इस एडवांटेज को, इस मार्जिन को हम सस्टेन कर सकते हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर भी। देन उसके बाद अगर आप इनका रेवेन्यू मिक्स देखोगे, तो जो आपका अपर वियर होता है, मतलब जैसे शर्ट्स वगैरह हो गए, उससे कंपनी का ऑलमोस्ट 42% के आसपास रेवेन्यू आता है। देन जो आपका बॉटम वियर होता है, जैसे जीन्स, चीनोस, फॉर्मल पैंट्स वगैरह, उससे कंपनी का 44% के आसपास रेवेन्यू आता है। तो मेन ये दो इनके कैटेगरी हैं। देन अगर आप चैनल वाइज रेवेन्यू देखोगे कि चैनल वाइज कहां से रेवेन्यू आता है, तो कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल भी है,
प्लस इनका खुद के स्टोर्स भी हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 2/3 जो इनके स्टोर्स हैं वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे है। फ्रेंचाइजी में सॉरी मतलब स्टोर कैटेगरी में अगर हम देखें तो तीनों मॉडल ये कंपनी फॉलो करती है। कोको मॉडल भी है, कोफो मॉडल भी है और आपका फोफो मॉडल भी है। कोको मॉडल का मतलब हो गया कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, कोफो मॉडल का हो गया कंपनी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड एंड फोफो मॉडल का हो गया फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। अब क्योंकि 2/3 जो इनके स्टोर्स हैं जितने भी वो इनके फ्रेंचाइजी रन करते हैं, तो ये एसेट लाइट मॉडल हो जाता है, जिसमें कोफो और फोफो मॉडल, कोफो मॉडल के अंदर बेसिकली ये होता है कि स्टोर का जो रेंट है वो तो कंपनी पे करती है, लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशन है उसमें वो इनके फ्रेंचाइजी चलाते हैं। तो एसेट लाइट मॉडल है और कंपनी बोलती है कि आगे का जो हमको एक्सपेंशन करना है उसके लिए बहुत ज्यादा कैपेक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एसेट लाइट मॉडल है, तो कैश वगैरह की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट उसमें हमको पड़ती नहीं है। सो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की तरह ये एक्सपैंड कर रहे हैं इसको। रीजन वाइज अगर आप देखोगे तो पैन इंडिया प्लेयर है, नॉर्थ में वेस्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है कंपनी की, लेकिन इसके साथ में साउथ में भी इनकी प्रेजेंस है एंड ईस्टर्न रीजन में भी प्रेजेंस है कंपनी की। एंड उसके बाद अगर आप वही मतलब स्टोर वाइज अगर आप देखोगे तो ईबीओस जो होते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स वो सबसे ज्यादा हैं इनके, 240-250 के आसपास एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। प्लस उसके साथ में एमबीओस मल्टी ब्रांड आउटलेट्स एंड एलएफएस लार्ज फॉर्मेट सेल्स स्टोर्स, ये सारा मॉडल भी कंपनी फॉलो करती है एंड ऑनलाइन भी धीरे धीरे ये बिल्ड कर रहे हैं, अमेजोन के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, और उनका खुद का भी वेबसाइट है। सो इन सारे मॉडल के थ्रू ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है मुफ्ती ब्रांड्स का, क्रीडो ब्रांड्स का। अब इनके रिजल्ट देखते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं इस कंपनी ने। सो अगर आप इनका रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑफकोर्स 5% का ग्रोथ है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में जो हीट वेव था प्लस मिड टू प्रीमियम और प्रीमियम वाली कैटेगरी में पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड वाइज, तो उस चीज ने हमारे बिजनेस मोमेंटम को थोड़ा सा इंपैक्ट करा है एंड ग्रोथ हमारी सिर्फ 5% के आसपास रही है। लेकिन अगर आप इनका इबिड्डा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये उससे अच्छा रहा है, काफी अच्छा रहा है। 10% का इबिड्डा ग्रोथ है और 14% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। सो कंपनी का कहना है कि हमने इस क्वार्टर के अंदर काफी कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करी है, जिसकी वजह से हमको ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है अच्छा खासा, और 14% पे हमारा नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन के नंबर भी देखोगे तो ये इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर इनका 25% के आसपास मार्जिन था, इस साल ये मार्जिन इंप्रूव होकर के ऑलमोस्ट 27% पे ट्रेड कर रहा है आज के टाइम पे। देन इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत खराब है, 3% के आसपास है। ऑफकोर्स अगर आपका नेट रेवेन्यू सिर्फ 5% से ग्रो हो रहा है तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देन ये इनका स्टोर वाइज है, कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, जैसे हमने डिस्कस किया शर्ट्स एंड टी बॉटम वेयर जो है कंपनी का वो सबसे मेन प्रोडक्ट है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला है कि आने वाले टाइम में हम बाकी कैटेगरीज के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे बेल्ट हो गया या शूज हो गए या आपके सॉक्स हो गए। सो इन सारी कैटेगरी के अंदर भी ऐड करती जा रही है कंपनी, सो दैट मेन से रिलेटेड जितने भी आउटफिट्स हैं उसको ये कंपनी ऐड कर दे अपने पोर्टफोलियो में एंड पर कस्टमर रेवेन्यू बढ़े। बिकॉज आज आपके शॉप पे अगर कोई एक कस्टमर आ रहा है सिर्फ जीन्स के लिए, अगर आप उनको शर्ट्स के साथ में ये सारे एसेसरीज भी ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली आपका पर सेल ऐड हो जाएगा, क्रॉस सेलिंग आपकी बढ़ जाएगी। सो उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। देन ये इनका पास्ट का हिस्ट्री है, ये इनका स्टोर्स एक्सपेंशन है, किस तरीके का स्टोर्स दिखता है कंपनी का। कैटेगरी में जैसे हमने बात किया कि कंपनी हर एक कैटेगरी के मेंस के रिलेटेड हर एक कैटेगरी के अंदर है, चाहे वो आपका कैजुअल हो, आपका फॉर्मल हो या आपका विंटर वेयर हो, हर एक कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट है कंपनी की। देन इनका ये मार्केट शेयर है, तो क्रीडो का कहना है कि हमारा जो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर जो मार्केट शेयर है उसमें हम 3rd नंबर पे आते हैं, टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर आते हैं। एंड इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग ये जो कैजुअल वेयर की जो कैटेगरी है मेंस की, इसकी ग्रोथ आने वाले 3-4-5 सालों के लिए 18 से 20% के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो 18 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब इसमें क्रीडो का क्या कहना है, मतलब इनकी मैनेजमेंट का क्या कहना है कि हमारा अगर आप ट्रेडिशनली ग्रोथ देखोगे तो जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो हमारा 7 से 8% के बीच में रहता है, एंड जो नया स्टोर एक्सपेंशन है वो लगभग हम 10% के आसपास कर रहे हैं। तो मोटा मोटा कंपनी 15% से लेकर 18% के बीच का ग्रोथ टारगेट कर रही है, बिकॉज इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि अगले 4 से 5 साल में हम हमारे बिजनेस को डबल करना चाहते हैं। तो 4 से 5 साल में अगर आपको बिजनेस को डबल करना है तो उसका मतलब वही हो गया कि आपको 15 से 18% के आसपास का ग्रोथ अचीव करना पड़ेगा। अब क्योंकि इनके मार्जिन बेटर है इंडस्ट्री के लेवल से,
तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है कंपनी को, मतलब अराउंड 20% का ग्रोथ का अगर ये कंपनी डिलीवर कर सकती है, ये पोटेंशियल है। लेकिन क्योंकि अभी हम पिछले कुछ क्वार्टर से अगर इसके नंबर्स देखें और ये जो करंट क्वार्टर का जो नंबर है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है उस गाइडेंस के कंपैरिजन में। बट ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, एंड इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY25 के अंदर हम मिड टीन का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। मिड टीन मतलब वही 14, 15, 16% के आसपास का ग्रोथ का नंबर कंपनी टारगेट कर रही है। अब पहले क्वार्टर में तो आपको सिर्फ 5% की ग्रोथ मिली है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड क्वार्टर है एंड जो अगला सेकंड हाफ है इस फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें मेन फेस्टिव सीजन है, आप आपका मैरिजेस से लेकर के सारा फेस्टिवल है उस सीजन के अंदर, उसमें कंपनी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। वहां पे ये कंपनी काफी हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है अपने सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से। तो अगर वो नंबर कंपनी एग्जीक्यूट करने लग जाती है, अचीव करने लग जाती है, तब डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक इंटरेस्ट बनता है। बिकॉज अगर आप इसका पीई मल्टीपल देखोगे तो 20 के आसपास का पीई रेशियो है स्टॉक का। ऑफ कोर्स आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 14-15% हाई हाई पे था, बट स्टिल अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड पी अराउंड 18-20 के आसपास ट्रेड करता है। तो अगर इसका ग्रोथ नंबर 5% से बढ़कर के मिड टीन में आने लग जाता है, एंड ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ में जो कंपनी है वो 18-20% का पैट डिलीवर करने लग जाती है, तो काफी इंटरेस्टिंग बैट बनेगा इस पूरे रिटेल स्पेस के अंदर। बिकॉज रिटेल में अगर आप पूरे सेक्टर का पीई देखोगे तो लगभग 50-54 के आसपास का पीई रेशियो है। ऑफकोर्स बाकी बिजनेसेस का ग्रोथ भी 30-40% है, लेकिन स्टिल इनका पी रेशियो क्योंकि 20 के आसपास है, और ग्रोथ नंबर अगर इंप्रूव होकर के 15-18% पे आता है, तो वही री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी बनती है इस बिजनेस के लिए। सो ट्रैक करेंगे इसको भी आगे। एंड कॉन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट, कितना बुलिश साउंड होता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सो वो चीजें अगर ठीक रही एंड अगले क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा नंबर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली एक अच्छा इंटरेस्ट, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है स्टॉक के अंदर भी। सो वी मार्ट एंड क्रीडो दोनों का ट्रैक करते रहेंगे यहाँ से, एंड कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।